नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। सक्सेस कंसिस्ट्स ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। तो जो आपका उत्साह है ना, वो नहीं खत्म होना चाहिए, वो नहीं गुम होना चाहिए। चाहे कितनी ही बार फेलियर हो जाए, सक्सेस मिलेगी। ओके, तो सक्सेस तक पहुंचने का ना एक एक रास्ता ही ऐसा है कि फेलियर्स होते हैं। ओके, तो फेलियर पे फेलियर होता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है, फिर दोबारा उस गलती को नहीं दोहराना है। और फिर जो है ना, आप सक्सेस तक आप पहुंच जाओगे। जब पहुंचोगे ना, फिर उसको आप एब्जॉर्ब भी कर पाओगे उस सक्सेस को। ओके, तो यहाँ पर जब बिना किसी फेलियर की भी सक्सेस मिलती है ना, तो बहुत से लोग उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते, वो उनके सर पे चढ़ जाती है सक्सेस। ओके, तो सक्सेस जो है वो सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, और फेलियर जो है ना, वो दिल पे नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने आप को बनाना है, और इस तरीके से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अपने अंदर जो है ना, डेवलप करना है। तो ये बात किसने कही? ये बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने। तो ये कौन थे? ये बर्तानिया के, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, तो जिनके द्वारा ये बात की गई। तो क्या ये ऐसे ही प्रधानमंत्री बन गए होंगे? ओके, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनके भी यहाँ पर रास्तों पे बहुत सारे यहाँ पर जो है ना, प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, जिसको कि वो ओवरकम करके ही आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में रहती हैं। बस यही है कि आगे बढ़ो, जो फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट करो, और दोबारा से तैयारी शुरू कर दो। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो फ्रंट पेज पे भी काफी न्यूज है। जैसे आरबीआई भी जो ना, अभी जो अपनी जो रेट्स हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेट, उनको होल्ड करके चल रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी ना, वो सही तरीके से हो जाए। और साथ ही साथ आरबीआई 1 लाख करोड़ के आसपास की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने जा रहा है, जो फिजिकल ईयर 2021-22 है, उसके फर्स्ट क्वार्टर में। ओके, तो अभी इसको इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे जो एडिटोरियल का पेज है ना, तो ये यहाँ पर 4 एडिटोरियल आए हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल है कि अभी देखो, कोविड 19 के केसेस बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं भारत में। तो उस तरीके से पर्याप्त सप्लाई नहीं है। और आज भी ना, न्यूज पे बहुत सारे राज्य हो जहाँ पर ज्यादा केसेस निकल कर आए हैं, जहाँ पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस है, और जहाँ पर नाइट कर्फ्यूज वगैरह लगा दी, जैसे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ओके, तो ऐसे राज्य अभी ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सप्लाई की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जितने पर्याप्त मायने में सप्लाई चाहिए वो नहीं है। तो अभी इसी के रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं। काफी सारे सॉल्यूशंस मेजर जो है ना, वो यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। ओके, तो आगे जो दूसरा आर्टिकल है, दूसरा एडिटोरियल, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई को कैसे कंट्रोल करके चलना है। और उसके उसके रिगार्डिंग ही हाल ही में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो उसने जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है ना, तो उसको सेम रखा है, तो उसको अभी कंटिन्यू रखेंगे आने वाले 5 सालों तक। तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। तो वैसे हम जो हमारी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है, वो 2 से 6% के बीच में होती है। ओके, तो 4% लेके चलते, +-2%। माइनस अगर हो जाए तो मिनिमम 2%, और प्लस हो जाए तो मैक्सिमम 6% तक हम महंगाई को कंट्रोल करते हैं। इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, तो सीपीआई के हिसाब से इसको हम यहाँ पर मेजर करते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। और ये है जो तीसरा आर्टिकल है, एडिटोरियल है, तो यहाँ पर बात की जा रही है यूएस और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, इन द कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में देखो, अमेरिका का जो यहाँ पर जिस तरीके से उसको डील करना चाहिए था ना क्लाइमेट चेंज में, तो जब तक ट्रम्प का एरा रहा, ट्रम्प की सरकार रही, तो वो तो उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे जिससे वो बाहर हो गए, जिसके चलते जो फंडिंग भी दी जानी थी अलग अलग एग्रीमेंट्स के थ्रू, तो वो नहीं दे पाए। तो अभी दोबारा से जो इंडिया और यूएस क्या रोल अदा कर सकते हैं, ओके, तो क्लाइमेट चेंज के मायने में, तो उसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी से बातें की गई हैं। अच्छे से एडिटोरियल यहाँ पर खुलासे कर रहा है बहुत सारी बातों का। और जो एडिटोरियल नंबर 4 है, तो यहाँ पर कंपटीशन सक्सेस, कहने का मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, किस तरीके से इनका सिनेरियो बना हुआ है, किस तरीके से भारत सरकार जो है ना, आने वाले फ्यूचर इसका देख रही है, कैसे आगे बढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं के रिलेशन के बारे में बखूबी से जो है ना, यहाँ पर बातें रखी गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर किसी बच्चे को जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उस तरीके से भी द इकोनॉमिस्ट वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर सीधे जो है ना, जो करंट वीडियो पड़ी होगी, लेटेस्ट वीडियो, उसकी डेट पड़ी होगी, आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको वहां पर मिल जाया करेगी। तो एडिटोरियल नंबर 1 में क्या बात कर रहे हैं? एक्सपैंड आउटपुट ऑफ कोविड वैक्सीन, करंट पेस ऑफ वैक्सीनेशन इज वे टू स्लो। ओके, तो करंट पेस जो जिस पैमाने पर सप्लाई बढ़ाई जा रही है, तो बहुत कम है जिस पैमाने पर चाहिए।
तो इंडिया अभी जो ना अभी 3 मिलियन लोगों को एक दिन के हिसाब से वैक्सीनेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर 30 लाख लोग हो गए, मतलब जिनको एक दिन में वैक्सीनेशन जिनको दी जा रही है, तो इसको कहा जा सकता है कि इम्प्रेसिव है, अच्छी बात है। ओके, लेकिन इसके अलावा बात करें कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज 900 मिलियन पीपल, हैव टू एक्वायर इम्यूनिटी टू make it difficult for the virus to spread in the community, and assuming that vaccines have a average efficiency of 80%। ओके, तो सीधी सी बात यहाँ पर की जा रही है कि देश की जो 2/3 आबादी है ना, तो जिसकी यहाँ पर 900 मिलियन लोगों की यहाँ पर इतनी आबादी बनती है, तो अगर उनको आपने इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, तो उनको यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी होगी, तभी जो है ना हम यहाँ पर वायरस के लिए एक डिफिकल्टी पैदा कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर स्प्रेड होने से रोक सकते हैं कि वो कम्युनिटी स्प्रेड उसका ना हो जाए। ओके, तो अभी एक साइड में ये भी हम ये देखकर चल रहे हैं कि जो हमारी एवरेज एफिशिएंसी निकल कर आ रही है वैक्सीन की, तो वो 80% के आसपास है। तो कोवैक्सीन का जब ट्रायल हुआ था, जो कि जिसको भारत बायोटेक बनाता है, तो उसकी 81% एफिशिएंसी निकल कर आई थी। ओके, मतलब 100 में से 80 लोगों को वो यहाँ पर अच्छा इम्पैक्ट करेगी, और हो सकता है कि 20 लोगों को कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हो जाए, या फिर कुछ इम्पैक्ट उसका हो ही ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ही ना। ओके, तो इस तरीके से ये सिचुएशन भी हमारे सामने है। और दूसरी ओर एक बड़ी आबादी को भी हमने इंक्लूड करना है, मतलब वहां पर उनका टीकाकरण करना है। ओके, तो वो 1125 मिलियन है। ओके, तो मतलब कि इतने लोगों को अभी टारगेट बनाकर यहाँ पर चलना है। तो आने वाले समय में इतना बड़ा टारगेट जिनको कि वैक्सीनेट करना है, तो बहुत टफ हो जाएगा जिस पैमाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी बहुत सारी डोजेज जो है प्रोड्यूस की जा चुकी हैं, जो फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन जो ड्राइव चली है पहले राउंड की, पहले फेज की। तो अभी जो करंट रेट है ना वैक्सीनेशन के, मतलब जिस पैमाने पर जो जो जिस तरीके से वैक्सीनेट हम कर रहे हैं लोगों को, तो इसके चलते अभी 1 साल और 10 दिन और समय लग जाएगा पूरी आबादी को वैक्सीनेट करते हुए, जो यहाँ पर 1125 मिलियन अगर लोगों की बात करें इनको वैक्सीनेट करते करते। तो इसको ऑथर बात करें कि ये गुड इनफ नहीं है, सही नहीं है, इसको बढ़ाना होगा। तो इसके चलते सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना जो है सप्लाई बढ़ानी होगी, आउटपुट बढ़ानी होगी। तो अभी जो करंट प्रोडक्शन लेवल है वैक्सीन का, वो 65 से 70 मिलियन डोजेस पर मंथ के हिसाब से है। तो अगर मैं बात करूं, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो अभी वो 60 मिलियन डोजेस बना रहा है एक महीने के हिसाब से। दूसरी ओर जो भारत बायोटेक है, जो कि कोवैक्सीन बना रहा है, तो वो 20 मिलियन डोजेस बना रहा है। तो अभी इनको भी कहा जा रहा है कि अपनी जो सप्लाई है ना उसको बढ़ाइए, टारगेट बढ़ाइए अपने। तो गवर्नमेंट, दूसरी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो भी मदद करे मैन्युफैक्चरर्स की। देखो, भारत बायोटेक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अलावा भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वैक्सीन बना सकते हैं, जिनके पास पर्याप्त कैपेसिटी है, सेटअप है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही, दिक्कत ये है कि उनके पास फॉर्मूला नहीं है। ओके, तो फॉर्मूला कहाँ से आएगा, जब यहाँ पर भारत सरकार जो है ना, जो भारत बायोटेक जिसने की खुद से रिसर्च करके वैक्सीन बनाई है, तो उनसे वो आईपीआर खरीद ले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके खरीद ले, पेटेंट खरीद ले। और पेटेंट खरीदने के बाद जितने भी और मैन्युफैक्चरर हैं भारत में, उन सबको वो लाइसेंस दे दे कि हाँ आप सभी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। देखो, ऑन द स्पॉट अभी बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन चाहिए, तो अगर हमारे पास संसाधन है तो उनका यूटिलाइजेशन हम क्यों ना करें। ओके, तो यही ऑथर बात यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, तो मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करनी होगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को उनको लाइसेंस इश्यू करना होगा, जिन्होंने रिसर्च करके खुद से पेटेंट उनका रखा हुआ है, तो पेटेंट खरीद ले उसको। तो यहाँ पर दूसरी ओर बात करें, जो फास्ट क्लियरेंस करो, मतलब जो अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल करके आपको आपसे अप्रूवल मांग रहा है कि आप मुझे अप्रूवल दे दो, मैंने भी वैक्सीन तैयार कर ली है, अपने खुद से तैयार की रिसर्च करके, तो उसको जल्दी अप्रूवल दो, जल्दी से क्लियरेंस करो, तभी ताजों की जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाए। ओके, और साथ ही साथ जो आखिर में बात करें कि गवर्नमेंट जो है ना, जो अभी बहुत सारे, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके की सीईओ है अदर पुणे वाला, तो उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी हेल्प करे, क्योंकि जो इनको रॉ मटेरियल चाहिए ना वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए, तो वो ज्यादातर यूएस से आ रहा है। तो यूएस जो है ना, उसने पाबंदी लगाई हुई कि उसका यहाँ पर एक्सपोर्ट वो नहीं करेगा। पहला फोकस उसका अपने एरिया में है, अमेरिका में है, कि जितने भी रॉ मटेरियल्स वैक्सीन बनाने के लिए चाहिए, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो अमेरिका में ही करेगा। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर वो भी बात कर रहे हैं, जो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, कि हमें सप्लाई में ईज दे, मतलब इंश्योर करें कि सप्लाई भेजे जो इनपुट मटेरियल, जो रॉ मटेरियल वैक्सीन निर्माण के लिए चाहिए। ओके, तो इसके चलते भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूएस से बात करनी चाहिए कि जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई हुई हैं ऑन केमिकल्स एंड किट, उसको बंद करें। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें राइट मूव टू लुक थ्रू इन्फ्लेशन। तो महंगाई के रिगार्डिंग जिस तरीके से आरबीआई चल रहा है, तो उसको सही बात है कि करे, सही यहाँ पर मूव चला जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, तो ये 6 मेंबर कमेटी होती है आरबीआई की, जो जिसने कहा है कि अभी कोई भी पॉलिसी रेट जो है ना आरबीआई का, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी की हालत ही ऐसी है। ओके, तो अभी महंगाई जो है ना,
बढ़ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अभी धीरे धीरे डिमांड राइज हो रही है, तो पैंडेमिक के चलते नुकसान पहले बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर दोबारा से कोई भी पॉलिसी रेट बढ़ाया जाता है तो इससे इससे क्या होगा, तो इंटरेस्ट रेट राइज होंगे। इंटरेस्ट रेट्स अगर राइज होंगे जो हमारे कमर्शियल बैंक्स उनका, तो आगे फिर जो लोन लोन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर आगे जो इकोनॉमी चलेगी, तो वहां पर महंगाई बढ़ेगी। ओके, तो इसी के चलते जितने भी तरह के पॉलिसी रेट्स है तो उनको यहाँ पर कंट्रोल करके चला जा रहा है। तो जिस तरीके से पहले था उसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि जो एमपीसी ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो भी अनुमान लगाया है ना, कि मतलब जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई का प्रेशर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो जैसे हम ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की बात करें, जैसे हम खास तौर पे जो क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें, तो उनका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो उसी के चलते जो लॉजिस्टिक कोस्ट आती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने का जो कॉस्ट आता है, तो वो भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये सब चीजें बढ़ रही है, जिससे क्या होता है कि फिर एट द रिजल्ट जो है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। मेरे कहने का मतलब कि कोई भी कमोडिटी आपने खरीदनी है, उसकी उसका दाम बढ़ जाता है। ओके, दाम बढ़ जाएगा तो फिर महंगाई हो जाएगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर इम्पैक्ट करती हैं। तो इंटर यहाँ पर रिलेशन होता है किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ, जिसके चलते महंगाई बढ़ जाती है किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। तो उसके चलते जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पॉलिसीज होती हैं वो बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको सही तरीके से अगर टैकल करके चला जाए तो इकोनॉमी को एक नया रास्ता जो है ना वो मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत चीजें आ जाती है, जैसे रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, ओके, सीआरआर रेशियो आ गई, ओके, कैश कैश रिजर्व रेशियो आ गई। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है डिपेंड करती हैं। तो इसको ऑथर बात करें कि ये वेलकम है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अभी आई है, तो अभी लिक्विडिटी को यहाँ पर कोशिश की जाएगी बढ़ाया जाए, कहाँ पर, बैंकिंग सिस्टम में। ओके, तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा बढ़े। ओके, तो यहाँ पर साथ ही साथ जो बॉन्ड यील्ड बढ़ते जा रहे हैं ना, तो बॉन्ड यील्ड देखो, अमेरिका में अभी ना हाल ही में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड साइन होते हैं, तो वो 10 साल का बॉन्ड होता है। तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भारतीयों ने भी और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया। तो हाल ही में भारत की मार्केट भी क्रैश कर गई थी, और साथ ही साथ बहुत सारी एशियन मार्केट्स और भी है जो क्रैश हो गई थी। मतलब बड़े पैमाने पर पैसा निकल गया था, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालकर कहाँ लगा दिया, यूएस की बॉन्ड यील्ड में। तो बॉन्ड साइन करता है यूएस में, बॉन्ड साइन होते हैं, तो वहां पर यील्ड अच्छा मिल रहा था, मतलब मुनाफा अच्छा हो रहा था, इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा था। वहां पर हम यील्ड का वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अभी साथ ही साथ इसको भी कंट्रोल किया जाएगा कि ये ज्यादा से ज्यादा पैसा बाहर ना जाए। अगर एक बार किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हमारे स्टॉक मार्केट में, जो सेंसेक्स है, जो कि इंडेक्स है हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, या फिर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसका निफ्टी इंडेक्स है, तो उसमें भी बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है। अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो फिर वहां पर टिका रहे। ओके, तो वो टिका तभी रहेगा जब हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी। ओके, महंगाई कंट्रोल करके हम चलेंगे। और ये सब चीजें हैं, अगर महंगाई बढ़ गई, इंटरेस्ट कम मिलना शुरू हो गया, तो फिर इन्वेस्टर अपना पैसा खींच लेगा। ओके, क्योंकि वो पैसा ना फिर पैसे की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी जब महंगाई बढ़ेगी। तो इसी तरीके से अगर आप किसी जगह एफडी करवा रहे हो अपने पैसे की, तो 5 साल बाद आप आपको एफडी का इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, जितने भी परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। तो अगर वो उन 5 सालों में महंगाई बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई ना, तो वो वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी पैसे की। जो मुनाफा आपको मिलना चाहिए था वो मुनाफा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं इन्वेस्टर्स, तब जाकर वो इन्वेस्ट करते हैं किसी मार्केट में। तो ये अगर पॉलिसी आरबीआई की सही रहेगी, तो फिर ये हो सकता है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो पैसा ना खींचे। ओके, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्रेडिट ऑफ टैक होता है, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथ ही साथ और भी यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें, जैसे वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। देखो, वेयर हाउसिंग कहने का मतलब, जैसे कोई भी चीज, कोई भी सामान, क्रॉप्स की प्रोडक्शन हुई। ओके, जैसे अनियन हो गया, देखो ना, अनियन का दाम बहुत बढ़ जाता है बीच बीच में, जब जहां पर अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिल पाती है, ओके, किसी कारणों की वजह से। तो फिर अगर हमारे पास ऐसे वेयर हाउसेज अच्छे से होते हैं, तो इससे भी प्राइस कंट्रोल करके चल सकते हैं। तो प्राइस कंट्रोल तभी होगा जब सप्लाई कंस्ट्रेंट कोई नहीं आएगा। ओके, सप्लाई अगर लगातार बढ़ती जाएगी, कंटिन्यू रहेगी ना किसी चीज की, तो फिर वो उसके प्राइस नहीं बढ़ते हैं। प्राइस तभी बढ़ते हैं जब किसी चीज की सप्लाई में ना उसमें कमी आ जाए। तो एमपीसी की जो यहाँ पर पॉलिसी है ना, तो ये फ्लेक्सिबल यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग चल रही है, मतलब फ्लेक्सिबल तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके चल रही है। साथ ही साथ ये भी देख रही है कि किस तरीके से ग्रोथ जो है ना वो भी बढ़े भारत की। और यहाँ पर पॉलिसी जो है ना बिल्कुल इसी तरीके से निर्माण करना है कि नुकसान ना हो इकोनॉमी का, क्योंकि आगे पहले ही बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है पैंडेमिक के चलते। जीडीपी माइनस में चली गई थी हमारी, अभी 0.4% पे हमारी जीडीपी जो है चल रही है मौजूदा, जो यहाँ पर लास्ट जो फिजिकल ईयर का डाटा आया है क्वार्टर 4 का 2020-21 का। तो अभी आरबीआई क्या करने जा रहा है, आरबीआई अभी कल की ही न्यूज है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत, इसको हम ओएमओ भी बोलते हैं या फिर ओएमपी भी बोल देते हैं,
तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत दो चीजें करता है आरबीआई, या तो परचेज करता है या तो सेल करता है। तो अभी यहाँ पर परचेज करने जा रहा है, तो क्या पर किसको परचेज करने जा रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, ये भी बॉन्ड होते हैं, जैसे यूएस के मैंने बॉन्ड की बात की, तो ये भी बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो आरबीआई सारा काम करता है गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर। तो अभी ये भी क्या करेगा, तो ये भी यहाँ पर कोशिश करेगा कि जो लिक्विडिटी है ना उसको हम बढ़ाएं। तो लिक्विडिटी हमेशा कब बढ़ाई जाती है? जब यहाँ पर महंगाई को हमने किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना हो। ओके, तो जहां जहां तो महंगाई बढ़ रही है, जहां तो महंगाई कम हो रही है, तो ये सब सिचुएशन को हम यहाँ पर कंट्रोल करके ना, हम आरबीआई जो है ओपन मार्केट से ऑपरेशन कर रहा है। तो अभी क्या करने जा रहा है, अभी परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो ये मार्केट में एक तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड ही होते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स ने शेयर्स खरीदे होते हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू। ओके, गवर्नमेंट के यहाँ पर जो भी यहाँ पर अमाउंट उठाई होती है, मार्केट से कर्जा उठाया होता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, कि मैं अगर आप यहाँ पर मेरे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 5% के हिसाब से या 6% के हिसाब से रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिलता जाएगा। ओके, तो इसकी भी एक समय सीमा होती है, मैक्सिमम 10 साल का यहाँ पर होता है, कि 10 साल तक जो है आपको रिटर्न मिलता जाएगा, इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो अगर देखो आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, तो खुद से पैसा देगा ना फिर दूसरे को, जब खुद से पैसा बाहर जाएगा, मार्केट में जाएगा। ओके, इन्वेस्टर्स से सपोज करो इन्वेस्टर्स के शेयर ही खरीद लिए, जो गवर्नमेंट बॉन्ड के जो शेयर थे वो खरीद लिए, और आरबीआई उन इन्वेस्टर्स को पैसा दे देगा, पैसा चला गया मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ गई पैसे की। जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो उससे ऐसा होगा कि जो आम आदमी होगा उसके हाथों में पैसा जाएगा, इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पर चीजें बेची हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची हैं, तो पैसा आ जाएगा। जब पैसा हाथ में आ जाएगा आम आदमी के, तो फिर वो इन्वेस्ट करेगा, या फिर पैसा खर्च करके कोई वस्तु खरीदेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, कोई कमोडिटी खरीदेगा। तो जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। ओके, डिमांड बढ़ेगी तो तभी जो है इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तभी तो दूसरी ओर सप्लाई आएगी ना, तो सप्लाई जब बढ़ती जाएगी, डिमांड भी बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे ग्रोथ बढ़ती जा रही है, कंजप्शन भी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो दोनों में से एक भी वेरिएंट अगर यहाँ पर डैमेज हो गया, या डैमेज हो या फिर जो हमारी डिमांड है वो डैमेज हो गई, या सप्लाई डैमेज हो गई, तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। फिर जो है महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। सपोज करो डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होगी, तो फिर क्या होगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो अभी की सिचुएशन क्या है, अभी पैंडेमिक के चलते डिमांड बहुत कम हो गई थी इकोनॉमी में। तो अभी पहले तो यहाँ पर सरकार चाह रही है, आरबीआई चाह रहा है कि डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तभी तो यहाँ पर जो फर्म बंद हो चुकी हैं, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो जितनी ज्यादा उनकी है, तो उस पैमाने पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम ही नहीं कर पा रही, वो तो खुले। जब वो खोलेगी तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं, तो आरबीआई का एक स्टेप जो है ना बहुत दूर तक मार करता है। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो परचेजिंग होगी, तो ये कम से कम 1 लाख करोड़ के यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी आरबीआई। तो उसको इसको अच्छी शुरुआत यहाँ पर कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको इसको जी सैक एक्विजिशन प्रोग्राम भी आप कह सकते हो, जी सैप करके। ओके, तो ये भी आप इसको नाम दे सकते हो। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि एक सिमिलर प्रोग्राम और भी चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए, कि उनको दुरुस्त तरीके से चलाया जाए। तो यहाँ पर एक्टिव और थ्राइविंग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हमें चाहिए। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भी ऐसा ही है। तो जैसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट अपना डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, बिल्कुल इस तरीके से जो आम कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, ओके, जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, तो वो अपनी कंपनी का बॉन्ड इशू करती हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं, कि आप इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में, और आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, बॉन्ड यील्ड मिलेगा। ओके, तो उस मार्केट को भी दुरुस्त करना है हमें। ओके, तो ता जो कि जो कंपनीज है वो भी पैसा जुटाए ज्यादा से ज्यादा, और जो है ना अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए, अपने वैल्यूएशन को और आगे बढ़ाए। और कंपनी को मतलब अगर कंपनी आगे बढ़ेगी, तो उसके अंतर्गत जो भी चीजें चल रही है, तो वहां पर भी एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। जब पैसा आएगा तभी तो बूम होगा ना, बिना पैसे के बूम ही नहीं होगा। ओके, किसी भी सेक्टर में। तो इसी के चलते जो आरबीआई की अभी एक्सटेंशन है, किसकी, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ओके, तो ये भी इस तरीके से डिजाइन यहाँ पर की गई कि जो क्रेडिट फ्लो है ना स्ट्रेस कॉर्पोरेट्स में, वो बढ़ता जाए, वो रुके ना। स्ट्रेस कॉर्पोरेट्स मतलब जहां पर कर्जा बहुत हो चुका है, और जो कि आने वाले समय में कॉर्पोरेट बंद भी हो सकता है, जहां पर खत्म हो सकता है। ओके, तो ऐसे कॉर्पोरेट्स को भी पैसा मिलता जाए, और उनको भी पैसा मिले, ताकि कि वो बंद ना हो, वो चलते रहे। ओके, तो ताकि जो कि बिजनेस आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से बढ़े, एफिशिएंट तरीके से आगे बढ़ता जाए। तो इसी ऑपरेशन में, टीआर ऑपरेशन में, जो बैंक है ना, तो उनको यहाँ पर जो ना ऑथराइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, कि वो यहाँ पर स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करें। ओके, जो जिनकी खराब हालत है वहां पर पैसा लगाएं थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से उनको भी आगे बढ़ाएं। तो इसी तरीके से स्पेसिफिक मेजर यहाँ पर बात करेंगे, टू प्रोवाइड एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी पैसा मुहैया करवाना चाहिए, जैसे नाबार्ड हो गया।
ओके, तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पर बैंक बनाया गया था, जो कि खास तौर पे जो फार्मिंग एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है, तो वहां पर पैसा मुहैया करवाए आम किसान को। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग के लिए यूज करे पैसा, चाहे किसी डेयरी उद्योग के लिए यहाँ पर यूज करे, चाहे फिश फार्मिंग के लिए, तो ये सब मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी चीज है ना, तो वहां पर ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इनके अंतर्गत काम करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, रीजनल रूरल बैंक्स यहाँ पर बनाए गए हैं। हर एक यहाँ पर गांव के एरिया के हिसाब से यहाँ पर बैंक मिलेंगे आपको भारत में। और आगे यहाँ पर बात करें सिडबी, तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और इसके बाद है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, तो यहाँ पर भी इनको फाइनेंस की जो सोल्यूशन है ना, वो हमें प्रोवाइड करना होगा, जो कि सही तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके, अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सके, स्मॉल जो छोटे उद्योग हैं उनको आगे बढ़ा सके, और जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ा सके। मतलब जो यहाँ पर जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, घर बनाकर बेचे जाते हैं, तो इन इन सब चीजों को आगे बढ़ाए। और यहाँ पर आखिर में बात करें कि न्यू कमेटी ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इज टाइमली इंडीड, तो एक नई कमेटी बनानी होगी कि जो पता ये चीज बताए कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, देखो अभी जो इस साल का बजट था ना, तो उसमें भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि एक नेशनल एआरसी बनाई जाएगी। ओके, तो नेशनल एआरसी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी, जिसका काम होगा कि किस तरीके से जो है ना, जो जो भी पैसा लोन का एनपीए हो चुका है उसका सोल्यूशन निकाले जाए। ओके, तो आप बैंकों की ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके पास जितना भी पैसा है वो एनपीए घोषित हो चुका है ज्यादातर, तो अभी उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो अभी उन्हीं का सोल्यूशन निकाला जाएगा थ्रू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इनमें भी पैसा दिया जाएगा पहले, तो फिर यहाँ पर ये एनपीए खरीदेंगे बैंकों से। ओके, तो एनपीए जब खरीदेंगे फिर उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे, जहाँ तो जो भी कोलेटरल उसके साथ जुड़ा होगा, या उनकी सेल करेंगे, या फिर खुद से पैसा इन्फ्यूज करके उस एनपीए में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जिसने भी लोन उठाया था, चलो वो किस्तें तो यहाँ पर भरने के लायक होगा, हो जाए आगे फ्यूचर में। तो इस तरीके का भी यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जाएगा, तो इसको बैड बैंक भी कहा जा रहा है, नेशनल एआरसी को बैड बैंक का भी नाम दिया जा रहा है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात करें मोर देन अबाउट हॉट एयर, इंडिया एंड यूएस मस्ट मेक क्लाइमेट चेंज ए वेल नरिश्ड बायलैटरल प्रोजेक्ट। ओके, पूरा सिनेरियो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स हुए उसके रिगार्डिंग में, और क्या यहाँ पर जो व्यवहार रहा है यूएस का, और इंडिया कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में चर्चा की गई। तो शुरुआत में बात करें कि अभी नए तौर पर क्लाइमेट चेंज कन्वर्सेशन जो है ना, अभी इंडिया और यूएस में जो है अभी दोबारा से शुरू हो रही है, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी में इसको हम तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से गेम चेंजर हो सकता है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, तो सिर्फ आइडियोलॉजिकल लेवल पर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बातें होंगी, इसके इससे आगे यहाँ पर नहीं बढ़ा जाएगा। तो जैसे सिमिलर एग्जांपल के तौर पर बात करें सीटीबीटी, तो सीटीबीटी का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, तो जो कि ये 1996 में साइन हुई, 1996 को ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो टोटल 185 सिग्नेटरीज थे, जो अलग अलग मुल्कों ने जो ये ट्रीटी साइन की थी, लेकिन ये साइन तो हुई लेकिन आगे इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई, रेटिफाई नहीं हो पाई। तो ये मतलब जैसे कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये हो ही नहीं पाई, लागू ही नहीं हो पाई। तो बिल्कुल कहीं इस जैसा सिनेरियो ना बन जाए, जो भी इंडिया और यूएस में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बातचीत होने वाली है, जो कन्वर्सेशन होने वाली है, उसे के रिगार्डिंग। ओके, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है ऑथर की तरफ से। तो ये क्या था, ट्रीटी क्या थी? इस ट्रीटी का मतलब ये था कि जो जो भी मुल्क इस ट्रीटी को साइन करेगा ना, तो फिर आने वाले समय में किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट वो नहीं कर सकता, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत करना चाहे, चाहे वो सिविल ऑपरेशंस के तहत करना चाहे। ओके, तो मतलब कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट आप कर ही नहीं सकते। ओके, तो 1996 में यहाँ पर ये शुरुआत की गई इसकी। तो 1997 1998 के आसपास ही हमने यहाँ पर पोखरण 2 का परीक्षण किया था वाजपेयी जी की सरकार में, राजस्थान के पोखरण में। ओके, तो वो न्यूक्लियर यहाँ पर वो न्यूक्लियर टेस्ट ही था, जिसके बाद अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस भारत के ऊपर लगा दिए थे। और बाद में जब यूपीए 1 की गवर्नमेंट चली थी ना, तो उस समय बहुत टफ हो गया था सरकार के लिए कि न्यूक्लियर जो है ना उसको हम यूज कर सके, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर इस चीज के लिए भी यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि इंडिया अगर इसको न्यूक्लियर के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें, कुछ भी प्रोविजन दी जाती है, तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। हालांकि हम चाह रहे थे कि हमारा जो एनर्जी डिमांड है ना, तो उसको हम बाया न्यूक्लियर यूज करके, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा के, तो हम उसको करें आगे। लेकिन अमेरिका ने 2007 में फिर ये यहाँ पर न्यूक्लियर एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हमारा साइन हो गया था। ओके, सभी भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट की थी यूपीए गवर्नमेंट की उस समय, हालांकि काफी विरोध भी हुआ था। तो ये सिचुएशन थी। ओके, तो मतलब जिसका इम्पैक्ट करते करते हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगे। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए ट्रीटी बनाई गई थी। तो इसका भी हाल यही है कि इसको किसी ने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ।
तो अभी भी चाइना और यूएस ऐसे देश हैं जिन्होंने साइन ही नहीं किया इसको। ओके, तो इसराइल है जिसने साइन ही नहीं किया इसको, इजिप्ट है जिसने साइन ही नहीं किया, तो ऐसे मुल्क है। तो इसके अलावा अभी बात करें, अभी ना जॉन कैरी है। ओके, तो जॉन कैरी जो है ना वो यूएस के क्लाइमेट एनवॉय है, जो कि अभी भारत में अभी अभी आए हुए हैं। ओके, तो ये इसी के रिगार्डिंग ही बात करें, क्लाइमेट के रिगार्डिंग ही बातचीत करते हैं। ओके, तो ये अभी चाह रहे हैं कि इस तरीके से जो उनके सामने जो प्रॉब्लम है ना, तो ऑथर ये बात करें कि प्रॉब्लम यही है कि वॉशिंगटन का यहाँ पर क्या क्रेडिबिलिटी है। ओके, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो अभी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क ये है कि वॉशिंगटन मतलब यूएस कैसे आगे बढ़ना चाह रहा है क्लाइमेट चेंज के मामले में। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम इनकी निकल कर आती है, तो उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यूएस की, वहीं पर है, वहीं से शुरुआत होती है। और जैसे यहाँ पर सीटीबीटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूएस की बात करें तो इनसफिशिएंट यहाँ पर बाई पार्टीशनशिप है। ओके, तो मतलब कि सही तरीके से अपना पॉलिटिकल एफर्ट लेकर वो चल ही नहीं रहे। जो भी दो पार्टीज वहां पर काम कर रही हैं, एक है डेमोक्रेट्स, एक है रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप थे, और डेमोक्रेट से अभी जो बाइडेन चुन कर आए हैं। तो ज्यादातर सरकारें अभी डेमोक्रेट्स की ही बनी है। ओके, अमेरिका में। तो आपस में कोई और ही मुद्दे लेकर वो चल रहे हैं, तो क्लाइमेट इशू को ऊपर वो फोकस ही नहीं कर रहे। तो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर जो इशू है ना, तो बिल्कुल एक ओल्ड स्कूल आइडियोलॉजिकल इशू बन चुका है। मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंस इसकी है ही नहीं। अगर हम यहाँ पर यूएस के रिगार्डिंग बात करें, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कोई है ही नहीं इंपॉर्टेंस की, मतलब ये भी कोई इशू है। ओके, दूसरी और यहाँ पर बात करें कि वॉशिंगटन ना मतलब एक्सट्रीम पोजीशन के हिसाब से अपना मतलब यू टर्न ले लेता है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ 2015 में, 2017 में डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार है, तो आते ही कह दिया कि हम यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर हो रहे हैं। तो दलील ये दी गई डोनाल्ड ट्रम्प से, इनके द्वारा, कि ये जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो ये कुदरती होता है सब कुछ, इसमें हमारा कोई यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है। हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमने कुछ नहीं किया है। तो ये चलता रहता है। तो ये बात कहकर इन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। ओके, तो ये सपोर्ट बेसिकली खींचने का मकसद यही था कि पैसा देना पड़ना था यूएस को। तो यूएस नहीं चाह रहा था कि मैं ऐसे जो है पैसा खर्चा करूं बाहर। ओके, तो ये चीज थी। तो यहाँ पर दूसरी बात, अगर बात जो बाइडेन की बात करें, तो अभी सत्ता में आए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल उलट उलट बात कही है कि हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को। 2015 में ये भी शुरुआत हुई थी इसकी, जिसके तहत ये टारगेट था कि 2020 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है ना, वो एकत्रित करेंगे। ओके, सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज यहाँ पर पैसा डोनेट करेंगी, और ये पैसा दिया जाएगा डेवलपिंग इकोनॉमीज को, इंडिया को, चाइना को, कि वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े। जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बनाई जाए, तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करें पैसा। ओके, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर डिफिकल्टी जो है ना बढ़ती जा रही है। तो इंडिया के सामने तो यहाँ पर टफ है कि लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट कैसे करे अमेरिका के साथ। ओके, तो ये मतलब कोई साफ रास्ता है ही नहीं है। मतलब कोई कुछ बात कर रहा है, तो जो नई सत्ता आती है वो कुछ बात कर रही है। तो किस तरीके से ये जो है ना गोल्स को अचीव करेंगे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। तो आगे यहाँ पर बात करें कि जो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है बाइडेन के रिगार्डिंग, तो जो अभी जॉन कैरी है, तो अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि वो पॉलिटिकली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर ना, तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रायोरिटी देकर उसको चल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज मतलब कि जो भी काम करना है, जो एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, उसकी उसको संभाल कर हमने आगे बढ़ना है। तो ये प्रायोरिटी है नरेंद्र मोदी जी की। ओके, तो जिससे के चलते यहाँ पर बात करें कि इंडिया जो ना पेरिस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा। जो भी वहां पर कमिटमेंट थी, तो उसके रिगार्डिंग वो भी काम कर रहा है भारत। जैसे हमने जीरो एमिशन के बारे में हमने काफी आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। तो जीरो एमिशन मतलब बहुत सारे जितने यूरोपियन कंट्रीज है, वो कह रहे हैं कि 2050 तक जीरो एमिशन तक वो पहुंच जाएंगे। मतलब उनके देश में कोई भी एमिशन नहीं होगी, कोई भी किसी तरीके की हार्मफुल गैस जो है ना वो नहीं होगी। ओके, तो उस तरीके से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे। तो भारत का भी टारगेट ऐसे ही है। ओके, तो भारत का टारगेट यहाँ पर 2030 तक का है कि हम ऐसे कोशिश करेंगे कि जो है पेरिस कमिटमेंट को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। ओके, तो अभी दूसरी ओर जो ट्रंप ने यहाँ पर यू टर्न दे दिया 2017 में, तो इंडिया अभी भी जो है ना बढ़िया काम करता गया और आगे बढ़ता गया। और यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की। तो ये इसके द्वारा यहाँ पर कुछ मेजर्स अपनाए गए, रिपोर्ट दी गई इसके द्वारा। तो कंट्री की परफॉर्मेंस के हिसाब से कि पेरिस कमिटमेंट के हिसाब से किस कंट्री ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। तो इंडिया को यहाँ पर किया गया 2 डिग्री कंपैटिबल। मतलब कि यहाँ पर यही ऑप्शन था कि 2 डिग्री तक ना तापमान कम करना है पूरी दुनिया का। तो इसी के चलते ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था। तो इसी के चलते अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाने थे। तो इसको इस कैटेगरी में भारत को रखा है कि अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन यूएस की बात करें, तो यहाँ पर क्रिटिकली इनसफिशिएंट, और चाइना की बात करें तो हाईली इनसफिशिएंट। मतलब कुछ अच्छा काम इन्होंने क्लाइमेट के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग किया ही नहीं है। और इसी के चलते आगे बात करें कि अगर और शब्दों में बात करें, तो न्यू दिल्ली को मतलब भारत को यहाँ पर कोई कन्विंसिंग नहीं चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब कि कोई भारत को अगर कन्विंस करे कि भाई काम करो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, भारत ऑलरेडी सही रोड मैप लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आगे लेकिन बात कर रहे हैं कि हमें एक सॉलिड प्लान चाहिए जिसको कि हमने फॉलो करना है,
जिसमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्रेडिबल कमिटमेंट्स भारत की है ना कि इनको पूरा करना है, तो उसके लिए सस्टेनेबल रोड मैप हमने तैयार करना है। और क्लाइमेट चेंज अगर हमने रिड्यूस करना है तो उसके लिए पॉलिटिकल टारगेट जो है ना, जो पॉलिटिकल टारगेट क्या है, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। ओके, तो इसको इसको हमने अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है ना, तो वो सही पैमाने पर अच्छे होने चाहिए, सपोर्टिव होने चाहिए। तो यहाँ पर मतलब आगे बढ़ने वाले होने चाहिए। तो देखो जिस तरीके की यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी, या फिर जो जो भी मेंबर आपको रूल लीड कर रहा है देश को, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सी बातें। अगर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के बारे में अगर हम बात करें, देखो जो भी कंट्रीज है ना, ज्यादातर वो कोशिश करती है कि इन्वेस्टमेंट आए और प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़े, तो लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में बहुत कम जो है ना ये ध्यान दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग एक और भी मैं यहाँ पर बात कहना चाहूंगा कि देखो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है जैसे कास्टिंग के रिलेटेड होता है ना, मतलब कि जिसमें एक मेटल को पिघलाकर जो है उसको किसी पर्टिकुलर सांचे में ढाला जाता है, तो उसको पर्टिकुलर शेप मिलती है। तो बहुत सारे यहाँ पर जैसे ट्रैक्टर्स की, जैसे टाफे ट्रैक्टर बनते हैं, ओके, तो इसके अलावा न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर बनते हैं। तो बहुत बहुत सारे यहाँ पर ये सारी यूरोपियन मार्केट्स की यहाँ पर एजेंसीज है, मर्सिडीज वगैरह। लेकिन ये कास्टिंग वाला ज्यादातर जो सामान है ना, तो ये इंडिया से बनवाते हैं। ओके, तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट खराब ना हो। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, असेंबलिंग करते हैं पार्ट्स की। ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो जो कास्टिंग वाला जहां पर हार्मफुल गैसेस निकल कर आती है, अगर लेबर काम करेगा तो हार्मफुल गैसेस के आसपास रहेगा, तो उसको उसको मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी लगेगी ही लगेगी। तो ऐसे काम वो इंडिया को दे देते हैं। ओके, तो ये भी सिनेरियो है। तो इंडिया के पास भी काम चाहिए हर एक को, तो काम को तो कोई मना नहीं करेगा ना, तो वो ऐसा काम हमें दे देते हैं। तो ये भी सिनेरियो है एक और। ओके, तो हम ये भी सब चीजें हम यहाँ पर टैकल करके चल रहे हैं। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लग रहा है कि जैसे जो कमिटमेंट है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत, थोड़ा अनरियलिस्टिक है, मतलब एग्जीक्यूट करनी थोड़ी टफ है। लेकिन अगर सही तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन हम करते हैं तो यहाँ पर इंडिया को अभी ना क्या करना चाहिए, जो कार्बन एमिटिंग टेक्नोलॉजीज है, जीरो कार्बन एमिटिंग टेक्नोलॉजीज, वहां पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, अगर हमने यहाँ पर 2050 की जो डेडलाइन है उसको मीट करना है कि तब तक हम जीरो एमिशन रखेंगे भारत में, चाहे कोई बड़ी गाड़ी चल रही है, चाहे रेलवे चल रहा है, चाहे ट्रक वगैरह है, चाहे कार्स वगैरह है, तो उससे कोई अभी एमिशन नहीं निकलेगा। ओके, अगर हमने कोल बेस्ड कोई पावर प्लांट हम चला रहे हैं, तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में से ही बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश निकलती है जो एनवायरनमेंट को गंदा करती है, तो उनको हम बंद कर देंगे। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो हमें करनी होगी। ओके, तो तभी डेडलाइन को हम मीट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो खर्चा आएगा ना, जो यहाँ पर तब्दीली करने का खर्चा आएगा, तो वो $2 ट्रिलियन को यहाँ पर पास कर सकता है। ये अभी करंटली एस्टिमेट है, क्योंकि अगर 2050 तक की हम बात करें तो इसी के चलते आगे बात करें कि फिलहाल तो कोई फाइनेंसिंग टेबल पे अवेलेबल तो है ही नहीं जो इन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग को फाइनेंस प्रोवाइड कर दे, जो भी हम यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा ना। तो जैसे जब गाड़ियां ईवी की गाड़ियां निकाली जा रही हैं, आने वाले समय में आपको ऐसे ट्रक्स भी मिलेंगे, जैसे रेलवे की जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स चली होती है ना, तो बिल्कुल ट्रक्स और बसेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होंगी। ओके, तो नीदरलैंड जैसे मुल्कों में ऐसा अभी सिनेरियो चल रहा है। तो बिल्कुल उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, तो फिलहाल कोई टेबल पे इन्वेस्टमेंट है नहीं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो हमने प्लेज लिया है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, दूसरी ओर यहाँ पर जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत ये भी बात की गई थी कि $100 बिलियन इकट्ठे किया जाएंगे 2020 तक, तो वो भी अभी उसका 10% तक भी नहीं मिला है किसी को। ओके, इकट्ठे ही नहीं हुए पैसे वो। ओके, तो इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि द राइट क्लाइमेट। तो इंडिया और यूएस टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट माइंडेड अप्रोच लेकर चल सकते हैं, तो आने वाले समय में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट माइंडेड मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा तो उसमें किस तरीके से काम करना है। ओके, तो जो कि एनवायरनमेंट को हानि ना हो, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने होंगे, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना होगा, फाइनेंस चाहिए हमें, और साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क जो है हमें तैयार करना होगा कि जिसको एक चैनलाइज तरीके से हम एग्जीक्यूट करें। और यहाँ पर जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, तो उनके हिसाब से हम आगे बढ़े। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन भी ना हो जो अनरियलिस्टिक हो, जो मतलब अभी एक पर्टिकुलर टाइम अंदर में हम मुमकिन कर ही ना पाए कि वहां तक वो टारगेट हम अचीव कर लें। उतना रखो, एक टाइम फ्रेम रख लो कि इस टाइम तक, आने वाले 10 सालों तक हम इतना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, इतना एमिशन जो है कम कर देंगे। तो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप काम करो, एग्जीक्यूशन करो। तो इंडिया के लिए ये अभी अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है कि अपने जो भी कोल बेस्ड पावर प्लांट, जिसको हम थर्मल थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं, तो उनको शट डाउन कर दे किसी भी डिफाइंड टाइम फ्रेम में। मतलब कि अगर कह दो कि 10 सालों में भारत अपने जितने भी कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स उनको शट डाउन कर दे, बंद कर दे, तो वो मुमकिन नहीं है। ओके, तो अभी ये बात ऑथर ये भी बात करेगी, जो ट्रांसलेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उसको तो आप भूल ही जाओ अभी। ओके, मतलब कि जब तब्दीली भी करेंगे, जैसे अगर हम
कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद करेंगे तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव भी तो चाहिए ना। तो अल्टरनेटिव कहाँ पर है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जिसको जिसको कि हम ओवरऑल फ्रेम में रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो भारत इसके ऊपर भी काम कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है, भारत में है। ओके, तो अच्छे इंडिया जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना गया है इस बार। ओके, दोबारा से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो समय लगेगा, तो उसमें भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, खर्चा तो उधर भी आएगा ना, जो सोलर इक्विपमेंट जो हमने इंस्टॉल करने हैं भारत में। तो दूसरी और बात करें कि जो लेबर होगी गलियों में जो विरोध करेगी, ओके, कि हमें यहाँ पर कहीं हमारी एम्प्लॉयमेंट ना चली जाए, तो ये भी एक पॉलिटिकल चैलेंज दूसरी ओर रहेगा। ओके, जब हम टेक्नोलॉजी के मायने में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर लेबर की जरूरत बहुत कम पड़ेगी फिर। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है ना ट्रिकी बिजनेस है अभी के लिए। ओके, तो अभी इसमें यहाँ पर बहुत सारी डिटेलिंग की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, ओके, तो अनमेंशन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, देयर इज ए होल गैमट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसीडरेशंस टू बी मेड। ओके, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिकमेंडेशन कंसीडरेशन हमें यहाँ पर जो बातें हैं ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना होगा कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, तो इसी तरीके से एक एम्बिशियस गोल हमें बनाना होगा। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ना हमें एक दूसरे के साथ बनानी होगी, इंडिया और यूएस को, जिसको कि अचीव करना ही करना है। तो इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि अभी सही तरीके से अगर काम करना, तो जो इमीडिएट माइलस्टोन्स हैं तो अभी वो शायद ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर कंपेयर करें जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं उनके मुकाबले में। अगर हम अच्छी से सीरियसनेस दिखाते हैं, ओके, तो यहाँ पर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ कंट्रीज का इन्वॉल्व है, ओके, सही तरीके से काम कर रही है। कहने का मतलब कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी मंशा सही मायने में है कि क्लाइमेट चेंज के वो आगे रिगार्डिंग काम करी, तो इमीडिएट माइलस्टोन्स के ऊपर आप फोकस करें। ओके, कि मतलब अभी अभी के सिचुएशन में अलग अलग कंट्रीज क्या काम कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर। उसी के चलते जो बाइडन की अगर हम बात करें, जो बाइडन की, तो वो भी जो है ना एक चाह रहे हैं कि एक मतलब इंडिया और यूएस के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी यहाँ पर बाय पार्टनरशिप जो है ना वो बने। ओके, तो उसकी यहाँ पर संभवता यहाँ पर लगाई जा रही है। तो ये ज्यादा ड्यूरेबल यहाँ पर निकल कर यहाँ पर हो सकती है अगर यहाँ पर डिजायरेबल के कंपैरिजन में अगर बात करें। मतलब जो इच्छाएं है ना कि ये काम करना है, तो उससे यहाँ पर अच्छा ये है कि मतलब कि ड्यूरेबल काम करो, कि जो सही मायने में टाइम फ्रेम में आप कंप्लीट करके दिखा भी पाओ कि मैंने ये काम किया है। ओके, तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेने की यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर की तरफ से। और दूसरी ओर अगर बात करें तो दोनों देश यहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड भी ढूंढ रहे हैं कि जिसके हिसाब से ये काम कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने दिमाग में ये चीज रखनी चाहिए कि क्या नहीं करना है। ओके, तो बिल्कुल जैसे इंडिया की अगर बात करें ना, तो इंडिया भी यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर कहता है। जैसे चाइना कह रहा है कि चाइना बहुत बार यहाँ पर क्लाइमेट पेलेबल स्टेटमेंट्स देता है कि मैं क्लाइमेट चेंज के मुद्दे में काफी अच्छा काम कर रहा हूँ, जो मेरे यहाँ पर कार्बन एमिशन टारगेट्स हैं मैं उनको अचीव कर रहा हूँ, ये चाइना का कहना है। ओके, तो ये ऐसी नोशन जो है ना किसी तरीके से इंडिया को प्रेशराइज करती है कि मतलब वो जो मेजर्स अपना के चल रहा है, तो क्या क्या वो सही है, क्या वो सही पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं, या क्या वो यहाँ पर कहीं काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं, मतलब सही तरीके से ऐसे तो नहीं है कि मतलब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है इंडिया को। तो ये चीजें यहाँ पर कुछ सिनेरियो कभी कभी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बात अभी ऑथर कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फोल्डर के हिसाब से, कि देखो यहाँ पर ना एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ना वो साइन हुई है। ओके, तो जिसमें यूएस और चाइना दोनों के दोनों जो है वो सिग्नेटरी हैं इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के। तो इस ट्रीटी का मतलब ये था कि कोई भी देश जो है ना अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको आगे उसको स्प्रेड नहीं कर सकता, किसी देश को बेच नहीं सकता। ओके, और साथ ही साथ एक्सपैंड नहीं कर सकता, मतलब कि जितने आपके यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर वेपन बने हैं तो उसको एक्सपैंड नहीं करना, जितने हैं तो उतने रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर यूएस चाइना दोनों सिग्नेटरी हैं इस एनपीटी के, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। ओके, तो लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये तो एक और तो उन्होंने साइन कर दिया, दूसरी ओर इनका व्यवहार देखो। अगर चाइना की हम बात करें तो बहुत सारे एविडेंस हमें पिछले सालों में मिले हैं जिससे ये चीज सिद्ध होती है कि एक और तो ये कह रहे हैं कि हमने अपने जो न्यूक्लियर वेपन उसको स्प्रेड नहीं करेंगे, एक से दूसरे देश में तक हम नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरी ओर हम देखें अगर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो वो यहाँ पर कौन कर रहा है? तो यहाँ पर भी तो अनएथिकल ट्रांजैक्शन हो रही है ना। तो न्यूक्लियर वेपन दिए जा रहे हैं तभी तो इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर के मामले में बढ़ती जा रही है। तो नॉर्थ कोरिया आए दिन धमकी देता है यूएस को। ओके, तो उसका अपना सेटअप उसने पूरी तरीके से बना लिया। तो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, तो चाइना शुरू से सपोर्ट करता रहा है नॉर्थ कोरिया को। ओके, तो दूसरी ओर जो पाकिस्तान की बात करें तो ये भी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू जो है टच करता है चाइना को, ओके, तिब्बत को। तो इसको भी जितना भी कैपेबिलिटी यहाँ पर होती है तो ज्यादातर हाथ चाइना का ही होता है इसमें।
तो ये चीजें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक और तो आपने ट्रीटी साइन कर रखी, दूसरी और आप ये भी हथकंडे बनाते हो। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने तो ये ट्रीटी साइन ही नहीं की। ओके, तो फिर भी जो है ना, भारत ये चाह रहा है कि जो अपने वेपन प्रोग्राम्स उनको रिटेन करके चले, मतलब कि वो ज्यादा पैमाने पर भारत नहीं बढ़ा रहा है। ओके, तो यहाँ पर इंश्योर करके चल रहा है कि जो भी यहाँ पर नॉर्म्स है प्रैक्टिस में, उसको यहाँ पर उनको फॉलो अप करके चले। ओके, तो इंडिया ज्यादा यहाँ पर कंप्लाइंट है, ज्यादा मतलब एनपीटी के रूल्स को फॉलो करके चल रहा है, अगर हम बात करें पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना इनके मुकाबले में। हालांकि वो मेंबर नहीं है, तो चाइना जो है ना वो सिग्नेटरी है, वो मेंबर है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। और आखिर में बात करें कि अभी चाइना जो है ना, जिस तरीके से मतलब इंटरनेशनल कमिटमेंट कर देता है कि मैं इतने टारगेट अचीव कर लूंगा, तो रेयरली होता है कि वो उन टारगेट्स को अचीव कर पाए, उन कमिटमेंट्स को यहाँ पर साबित करके बता पाए। तो दूसरी एग्जांपल यहाँ पर ले रहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये दूसरी एग्जांपल है जहां पर बहुत सारे यहाँ पर ना पॉलिटिकल एश्योरेंसेस जो इसने दी हुई है कि मैं ऐसा काम करूंगा, इस तरीके से ट्रेड को मैं बढ़िया तरीके से बढ़ाऊंगा, तो वो फुलफिल नहीं करता है ऐसी एश्योरेंसेस डब्ल्यूटीओ में, तो यहाँ पर नुकसान कर देता है। और भी जो मुल्क हैं, जो यहाँ पर छोटे गरीब कंट्रीज हैं, तो इस तरीके से मतलब जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो डब्ल्यूटीओ में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जो डब्ल्यूटीओ ने डिसीजन दे दिया कि वो बाइंडिंग होगा सभी नेशंस के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो अपने 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 हिसाब से ट्रेड करते हैं सभी मुल्क। ओके, तो इस तरीके से अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो वो एक और जो है ना नया रास्ता उन्होंने यहाँ पर इन्हीं रीजंस के तहत अपनाया है, जिसके तहत अभी ईयू चाइना ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो है, 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के और चाइना के बीच में। तो ये भी यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर जो है रास्ता बताया जा रहा है कि एक उपाय की तरह यहाँ पर काम करें वेस्टर्न इंडस्ट्रीज, कि चाइना के साथ हमारा लिंक रहे और ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है यूरोपियन कंट्रीज को पहुंचे। इसी के चलते इंडिया और यूएस की अगर बात करें, तो अभी दोबारा से शुरुआती तौर पर नई बिगिनिंग जो है ना इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तो भारत को आधे रास्ते में मिल रही है, कहने का मतलब भारत ने काफी रास्ता तय कर लिया है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, मतलब काफी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा है, काम कर रही है। तो अभी शुरुआत करनी है अमेरिका ने। तो बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो बिल क्लिंटन भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। ओके, तो 97 98 में ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, जिस समय यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की जी की सरकार सरकार थी। तो 1996 में ये सीटीबीटी आया था। ओके, जिसके तहत यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर बात की कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है, तो अभी बैन ट्रीटी थी, मतलब कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं आप कर सकते। तो लेकिन फिर भी भारत ने यहाँ पर एक और, तो यहाँ पर बिल क्लिंटन ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया कि कोई भी देश जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। दूसरी ओर इंडिया ने 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ओके, राजस्थान में। तो वो भी बड़े मतलब होशियारी से किया था कि अमेरिका पकड़ ही नहीं पाया हमें। ओके, तो अमेरिका को तब पता चला जब न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। ओके, तो ये सब चीजें हैं जिसको कि हमें यहाँ पर देखना होगा। लेकिन अभी के जो रिलेशनशिप है ज्यादा गहराई वाली है, ज्यादा अलग है पिछले जो साल बीत चुके हैं उनके मुकाबले में। तो इसी के चलते यहाँ पर जो ना हमें दोनों साइड्स को दोबारा से एक मतलब एक सही तरीके से स्ट्रेटेजिक बायलैटरल प्रोजेक्ट के तहत हमें आगे बढ़ाना होगा। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर, इसके ऊपर फोकस करना होगा। तो इंडिया को भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना होगा। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक जो प्रोफाइल है लॉन्ग टर्म में, ओके, तो इसके चलते यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्लेटिट्यूड्स है, ओके, मतलब कि जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक लेवल पर जो मतलब इच्छाएं है ना, सिर्फ वही काम नहीं करेंगी। टेक्नोलॉजी को साथ में लेना होगा, फाइनेंस को भी साथ में लेना होगा, तभी जाकर बात बन पाएगी। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। यहाँ पर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंपटीशन सक्सेस। देखो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो सरकारी बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है, उनका थोड़ा मुकाबला समझे आप, किस तरीके से काम चल रहा है। ओके, और किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है भारत की इकोनॉमी में बैंकिंग प्रणाली के तहत, जो सरकारी बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है। तो बैंक नेशनलाइजेशन शुरुआत में हुई थी 1970s में। उस समय तक जितने भी भारत में बैंक काम करते थे ना, सारे के सारे प्राइवेट बैंक थे। और ऐसा हुआ कि सरकार को लगा कि अभी नेशनलाइज करना चाहिए बैंकों को। तो वो नेशनलाइज क्यों किया गया? एक तरह से सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर सरकारी बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा रखते हो, तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सेविंग अकाउंट खोला है, जब कोई भी अकाउंट खोला है, पैसा आपको मतलब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर कोई नुकसान होता है तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो सरकार की एक तरीके से बैकिंग रहती है। तो सरकार के पास पैसा खत्म नहीं होता है इतने बड़े पैमाने पर। ओके, सरकार के पास पैसा रहता है। प्राइवेट बैंक में अगर बात करें तो उनका पैसा मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करते हैं मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। अगर मार्केट्स में अगर मतलब कि सपोज करो प्राइवेट प्राइवेट बैंक में हालात खराब हो गए, जो लिक्विडिटी है वो कम हो गई, जैसे यस बैंक में अभी हुआ था हाल ही कुछ दिनों में पैंडेमिक के चलते। तो जो लोग अपनी सेविंग अकाउंट से अपने डिपॉजिट का पैसा निकलवाने जा रहे थे, उसको वो पैसा ही नहीं मिल रहा था। अगर 2 लाख रुपए कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, पैसा निकलवाना चाह रहा है, तो उसको 50,000 रुपया देकर वापस भेजा जा रहा है। मतलब लिक्विडिटी की कमी हो गई।
ओके, पैसा नहीं आया, तो यहाँ पर रीजन यही होता है कि जो पैसा लोन के रूप में दे दिया वहीं से रिटर्न नहीं मिला, तो बैंक डूब जाते हैं, तो पैसा भी डूब जाता है फिर बाद में जो कस्टमर्स ने जो डिपॉजिट किया होता है। ओके, तो ये सिचुएशन रहती है। तो गवर्नमेंट को लगा कि 1970s में कि नेशनलाइज करो बैंकों का, कि लोग बैंकों में अपना खाता खोले, डरे नहीं। ओके, पता चले भारत को भी कितने लोगों के पास कितना कितना धन रहता है, किस तरीके से, मतलब कितना कितना अमाउंट किस रीजन में रहता है, तो पता चल जाता है। ओके, तो ये चीज सरकारी कर दिया गया, तो अभी बैठे बैठाए जितने भी प्राइवेट बैंक, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज थे, वो सरकारी हो गए। ओके, बैठे बैठाए। तो 1970s में हुए, बाद में इसको यहाँ पर और इसका एक्सपेंशन किया गया। तो अभी हाल ही में अगर भारत सरकार ने इस बजट में कहा है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को वो प्राइवेटाइज करने जा रही है। ओके, तो ये पूरा का पूरा अभी सर्कल, कंप्लीट सर्कल यहाँ पर दिखाया गया है ऑथर की तरफ से। तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, सरकारी बैंकों की, वो 10.25% हो चुकी है। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंकों की, तो वो 5.45% है 2020 के हिसाब से अगर बात करें। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट वही है, मतलब जो लोन के रूप में पैसा बांट दिया गया, बाद में उनके ऊपर रिटर्न जो इंटरेस्ट आता था ना बैंकों को, वो आना बंद हो गया। 90 दिनों तक अगर इंटरेस्ट नहीं आता है ना, 90 दिन की वेट करता है बैंक। 90 दिन तक अगर इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब कि जो ब्याज देना था, जो बोरोवर्स ने, जिसने पैसा उधार लिया था बैंकों से, फिर बाद में उसके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। ओके, कि मतलब इससे अभी कुछ फायदा नहीं हो रहा है बैंकों को, पैसा चला गया है जिस जो लेकर गया है, तो अभी डूब गया है पैसा एक तरीके से। तो आप देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कितना बड़े पैमाने पर जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो उससे आधा है प्राइवेट बैंकों का। तो अभी देखो भारत सरकार क्या कर रही, 2015 से लगातार ना जो सरकारी बैंक है उनको रिकैपिटलाइजेशन उनका कर रही। तो रिकैपिटलाइजेशन का मतलब होता है खुद से सरकार पैसे दे रही है पब्लिक सेक्टर बैंकों को, कि ये डूब ना जाए कहीं। ओके, ये कहीं बंद ना हो जाए। ओके, तो ये इस तरीके से जो ना 3 लाख करोड़ रुपए मतलब अभी तक सरकार दे चुकी है 2015 से लेके अब तक। तो ये पैसा कहाँ से आया? तो ये सारा पैसा टैक्स के रूप में जो इकट्ठा हुआ है भारत सरकार के पास, जीएसटी के रूप में, या इनकम टैक्स के रूप में, या फाइन्स के रूप में, या फीस के रूप में, तो वो सारा पैसा इधर मतलब दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कि बस इस सिचुएशन के लिए कि बैंक डूब ना जाए। ओके, तो ये सिचुएशन चल रही है। तो इसीलिए अभी भारत सरकार चाह रही है कि इनको अभी प्राइवेटाइज दोबारा से कर दिया जाए। तो अभी 2 बैंकों से शुरुआत की जा रही है, तो इस साल 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, और साथ ही साथ एक इंश्योरेंस कंपनी जिसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो इस सिचुएशन के तहत यहाँ पर भारत सरकार या तो मर्जर कर सकती है, तो मर्जर अब तक सरकार ने जितने यहाँ पर कर सकती थी, सरकार ने मर्जर कर दिए हैं। मतलब बड़े बैंकों में छोटे बैंक को मर्ज कर, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, तो उसमें ओरिएंटल बैंक को और इंडियन बैंक को दोनों को मर्ज करके एक ही इकाई बना दी, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो इस तरीके से और भी बैंकों के साथ भारत सरकार ने किया है। लेकिन अभी फिर ये अगर इनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई, फिर दोबारा ये मतलब डूबने की कगार पर आ गए, तो भारत सरकार एक ही काम करेगी, प्राइवेटाइज कर देगी सबको। ओके, तो ये सबके साथ होगा धीरे धीरे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि एनपीए बहुत ज्यादा है। और इसी के चलते आगे बात करें नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, तभी भारत सरकार ने ये 2020 का 2021 का जो बजट था, 21-22 का, तो उसमें ये अनाउंसमेंट की है बजट में कि एक डीएफआई बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर शुरुआती जो इसकी कैपिटल होगी 20,000 करोड़ रुपए की होगी। यहाँ पर 3 लाख करोड़ तक के यहाँ पर ना आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। मतलब इतने बड़े पैमाने पर ये फंड की यहाँ पर कॉर्पस हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनका काम रुक जाता था, वो काम रुकेगा नहीं, वो काम चलता रहेगा। अगर यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता रहा, तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी और सरकार भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेगी। तो 26% तक स्टेक यहाँ पर इस फंड में भारत सरकार रखेगी, बाकी का पैसा प्राइवेटली यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। ओके, तो इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो उठकर आता है ना, तो क्वेश्चन यही उठता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टेक्स अपना बैंकों में रखेगी रखेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या इनका जो लैंडिंग डिसिप्लिन है, क्या वो इम्प्रूव हो पाएगा पब्लिक सेक्टर बैंकों का? ओके, जो कि अभी तक तो सही नहीं है। मतलब कि जिस तरीके से ये पैसा दे देते हैं लोन के ऊपर, तो उसका क्या सही तरीके से उसको पैसा देते भी हैं, सही तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं बॉरोवर की, कि मतलब कौन पैसा ले रहा है, क्या उसकी लायबिलिटी है, कि कल को वो पैसा वापस कर पाएगा। तो ये जो मतलब अपॉर्चुनिटी जो जो टारगेट बनाकर चलते हैं ना प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक वाले हैं, तो या कि जो लैंडिंग डिसिप्लिन है, तो उसको यहाँ पर सही कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो गवर्नमेंट तो पैसा देगी देगी, गवर्नमेंट तो स्टेक रखेगी 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 अपना इनमें, मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है जितने भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें। तो यहाँ पर एक पेपर की बात कर रहे हैं कि मार्च 2021 में एक पेपर आया। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपटीशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात की जा रही है कि किस तरीके से कंपटीशन दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर।
तो इसी के रिगार्डिंग कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स लिखे यहाँ पर बताए गए हैं ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की बात करें कि अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर जो है दे रहा है प्राइवेट सेक्टर की, मतलब किस तरीके से जो है डिसिप्लिन माइनर में जो है लैंडिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आगे बढ़ना है। और 2011-12 की बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने यहाँ पर ब्रांचिंग रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, कि मतलब कि यहाँ पर कोई भी बैंक अगर अपनी ब्रांच खोलना चाह रहा है तो आजादी से अपना ब्रांच खोल सकता है किसी भी यहाँ पर देश के किसी भी हिस्से में। और यहाँ पर बैंक्स को मैंडेट भी किया गया था, अगर आपने ब्रांच खोलनी है अगर स्मॉल सिटी में, अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर यहाँ पर बड़े शहर में आप जो है ब्रांच खोले तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मैंडेशन भी दी गई थी, मतलब खोलनी ही खोलनी है, जरूरी है। तो सबसे पहली जो बात की जा रही है, जो पेपर बता रहा है वो यही है कि यहाँ पर जो सब्सटेंशियल ब्रांच एक्सपेंशन हुआ खासतौर पर जो टायर 3 के जो शहर है उनमें। तो देखो इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है शहरों की भी, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो टायर 1 शहर हम उसको बोलते हैं जिसकी आबादी शहर की 1 लाख से ज्यादा हो। ओके, और टायर 2 सिटीज हम उनको बोलते हैं जिनकी आबादी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में हो। और टायर 3 सिटीज हम उनको बोलते हैं जिनकी आबादी 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो ना इनको यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं अपने अपने शहरों को। और जो टायर 4 के शहर होते हैं तो वहां पर आबादी जो है वो 10,000 से 20,000 के बीच में जिन शहरों की आबादी होती है, तो उनको यहाँ पर टायर 4 शहर हम यहाँ पर कैटेगराइज करके चलते हैं। तो अभी बात करें टायर 3 सिटीज की, जहां पर की आबादी जो है 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सपेंशन होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो प्राइवेट कंपटीशन है यहाँ पर दिया, प्राइवेट प्राइवेट यहाँ पर प्लेयर्स ने, प्राइवेट बैंक्स ने किनको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। वो तो छोटे छोटे टाउन्स में भी वो ऑपरेट करने शुरू कर दिए प्राइवेट बैंक ने। यहाँ पर बड़े पैमाने पर छोटे शहरों में अपनी ब्रांचेस ओपन की। ओके, तो यहाँ पर और जो बिगर टाउन्स है तो वहां पर भी इन्होंने यहाँ पर ब्रांचेस ओपन की, तो बड़े पैमाने पर इन्होंने अपना एक्सपेंशन बढ़ा दिया, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो रिजल्ट निकल कर आया जब यहाँ पर प्राइवेट बैंक भी छोटे छोटे शहरों में बढ़ने शुरू हो गए, तो यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो लैंडिंग डिसिप्लिन था ना, वो भी यहाँ पर उसके रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो कहने का मतलब कि टायर 3 शहरों में, टाउन्स में, यहाँ पर जब ये रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा दी गई कि आप जो है 2011 के बाद जब ये कहा गया कि अपनी अपनी ब्रांचेस आप बड़े पैमाने पर खोल सकते हो छोटे शहरों में भी, तो यहाँ पर पीएसबी जो है यहाँ पर ना, तो उनके रिगार्डिंग 6 से 7% का यहाँ पर उन्होंने कम लैंडिंग की जो अनप्रॉफिटेबल फर्म्स है उनको। अनप्रॉफिटेबल फर्म्स कहने का मतलब कि जो प्रॉफिट में चल ही नहीं रही, और उनको यहाँ पर पैसा नहीं दिया गया, ता जो कि उनका और पैसा बर्बाद ना हो बैंकों का। ओके, तो ये जो लोन्स यहाँ पर अल्टीमेटली अगर ऐसे दे देते यहाँ पर जो अनप्रॉफिटेबल फर्म्स को पैसा, तो फिर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाने थे। तो इससे यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर 6 से 7% केसेस ऐसे थे यहाँ पर जिन्होंने मतलब अपनी लैंडिंग प्रैक्टिसेस को सही किया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वालों ने। तो यहाँ पर कंपटीशन जब हुआ ना, जब प्राइवेट सेक्टर ने कंपटीशन दिया, तब जाकर जो है पीएसबी भी जो है ना अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पर डिसिप्लिन मायने में जो है लैंडिंग कर पाया। और आगे बात करें कि अगर अच्छी लैंडिंग प्रैक्टिसेस होगी, मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर लोन दिया जाएगा बोरोवर्स को, सब कुछ आइडेंटिफाई करके कि क्या जो फर्म लोन उठा रही है क्या वो सही तरीके से काम कर रही है, क्या मतलब प्रॉफिट में चल रही है, नहीं चल रही है। तो इससे यहाँ पर ना एक इमीडिएट स्टेप इसको बोला गया है कि अगर हम यहाँ पर प्रोडक्टिव फर्म्स को अगर पैदा करना चाह रहे हैं, बड़े पैमाने पर क्रिएट करना चाह रहे हैं आने वाले समय में, कि ऐसी फर्म्स बने, मतलब कि अगर बिल्कुल आप देख परख के अगर आप पैसा दे रहे हो ना किसी को, कि अगर मतलब आने वाले समय में अच्छे तरीके से उसकी फर्म ग्रो कर सकती है, तो ये अच्छी लैंडिंग प्रैक्टिसेस है। ओके, तो इससे यहाँ पर बड़े पैमाने पर कंपनीज भी वर्कर्स को हायर करेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो क्या इसका कोई एविडेंस मिला है अब तक? तो इसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नॉन टीयर 3 यहाँ पर जो सिटीज है या टाउन्स है, अगर उनके यहाँ पर रिगार्डिंग हम बात करें ना, तो उनके मुकाबले में जो टीयर 3 टाउन्स हैं, तो वहां पर अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर 10% की एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि देखने को मिली। ओके, तो यहाँ पर जब से 2011 में यहाँ पर बात की गई थी कि आप ब्रांचिंग, आप छोटे छोटे शहर में ब्रांच खोल सकते हो, तो इसके चलते 10% जो यहाँ पर टीयर 3 के शहर थे, तो यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में, क्योंकि फर्म लगी तो यहाँ पर जो नौकरियां निकली, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो यहाँ पर कोई ट्रेंड यहाँ पर ऐसा नहीं नजर आ रहा था, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 2011 से पहले की बात करें इन टायर 3 सिटीज के बारे में, टायर 3 टाउन्स के बारे में, तो इनफैक्ट यहाँ पर बात करें एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर ना अगर नॉन टीयर 3 सिटीज की बात करें तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हुई है। ओके, तो जिस जिस हिसाब से यहाँ पर आरबीआई का रूल जब चेंज हुआ था 2011 के बाद में, तो टीयर 3 सिटीज में तो यहाँ पर ब्रांचेस बढ़ी, तो जो नॉन टीयर 3 सिटीज थी तो वहां पर मतलब सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाई, सही तरीके से काम आगे फर्म्स लोन नहीं उठा पाई। ओके, तो इसी के चलते ऐसे ही रिजल्ट यहाँ पर देखे गए प्लांट सेल्स के रिगार्डिंग, एसेट्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्टिविटी मेजर्स के रिगार्डिंग। और इसी के चलते जो कंपनीज मतलब जो कि यहाँ पर तो क्रेडिट रिलेशनशिप अच्छे तरीके से उन्होंने बना ली प्राइवेट बैंकों के साथ, तो यहाँ पर कुछ जिलों में यहाँ पर ये चीज देखी गई कि मतलब सही तरीके से
आगे बढ़े हैं, प्रॉफिटेबल यहाँ पर बिजनेस हुआ है, जो फर्म्स नहीं लगी भी है, तो प्राइवेट बैंक भी प्रॉफिट में चले हैं और फर्म्स भी प्रॉफिट में चले, मतलब प्राइवेट बैंकों को भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि इनकी लैंडिंग प्रैक्टिसेस अच्छी थी। तो इसी के चलते यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपटीशन मिल गया, जिससे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो इनएफिशिएंसीज थी वो भी कम होना शुरू हो गई। देखो, अगर कोई कंपटीशन में उतर जाएगा ना, तो थोड़ा सा ना एक तरीके से मतलब होश रहेगी कि मतलब मैंने क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई कंपटीशन में नहीं होगा ना, तो आपको होश ही नहीं रहेगी, आप चाहे किस भी फील्ड में इसको अप्लाई करके देख लो। ओके, तो कंपटीशन रहेगा तो होश रहेगी कि क्या मैंने काम करना है क्या नहीं करना है। तो जब यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए बड़े पैमाने पर, जब इनको यहाँ पर ब्रांच खोलने की फैसिलिटी मिल गई छोटे छोटे शहरों में भी, तो तब जाकर यहाँ पर मदद मिली कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी किस तरीके से ग्रो करें। तो यहाँ पर ये चीजें हमें देखने को मिली हैं 2011 के बाद, जब ब्रांचेस बढ़ाई गई। और इसी चलते आगे बात करें कि इसका मतलब यही नहीं कि पब्लिक सेक्टर बैंक शुरुआत से ही इनएफिशिएंट है, सही तरीके से काम नहीं करते हैं, मतलब जो अगर गलती हो जाए उसको सही करने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पर ये कोशिशें करते हैं कि मतलब किस तरीके से लोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास रहे कि किस बोरोवर ने कितना लोन उठाया है, कब यहाँ पर इसकी किस्त आई है, क्या क्या डिटेलिंग है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक मार्च 2019 में एक पेपर आया, तो ये पेपर का लिंक के साथ में, तो यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पर ना जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट ब्यूरो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर बोरोवर्स की जो है इन्फॉर्मेशन इनको रहती है। तो बिल्कुल प्राइवेट बैंक्स भी यही काम करते हैं। तो यहाँ पर पीएसबीज भी अभी यही काम करना शुरू कर दिया कि बोरोवर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ओके, तो पूरी डिटेलिंग इनके पास रहती है। ओके, तो हालांकि जो लिगेसी बोरोवर्स थे उनके मायने में पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पर जो है ना ऐसा काम नहीं करते हैं। मतलब जो पुराने यहाँ पर जो इनके खिलाड़ी हैं, जो कि जो लोन उठाते रहते हैं, मतलब पिछले यहाँ पर काफी सालों से जो मतलब कि बैंक के कस्टमर है, तो उन्हीं के लोन से यहाँ पर उनका कारोबार चलता है, तो उनके रिगार्डिंग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि स्टडी ने ये चीज यहाँ पर देखा गया कि यूनिवर्सल जो अडॉप्शन होती है ना यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स की, अच्छे स्टैंडर्ड्स की, तो यहाँ पर जो लोन के रिगार्डिंग जितनी भी परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है बैंकों को, तो वो कम की जा सकती है अगर यूनिवर्सल अडॉप्शन की जाए सभी बैंकों के द्वारा। जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनके रिगार्डिंग। ओके, तो सही तरीके से अगर प्रैक्टिसेस होगी तो सही तरीके से काम हो भी सकता है। और आखिर में बात क्या करें, आखिर में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर फिर जो क्या मतलब निकलता है कि यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन हम करें, प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स लेकर आए जो सरकारी बैंक है उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर ऑफकोर्स बात करें कि डिटेलिंग की जरूरत है कि तो मतलब क्या, मतलब मुद्दा क्या है एक्चुअली, कि क्यों यहाँ पर जरूरत पड़ी है प्राइवेटाइज करने की। ओके, तो हालांकि अगर कंपटीशन नहीं होगा ना, तो यहाँ पर ऑथर का मेन फोकस कंपटीशन के ऊपर ही है। तो कंपटीशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट ओनरशिप जो बैंकों की हो ना, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगी बैंक को, जो सरकार है उसको। जैसे 2015 से लेकर अभी तक 3 लाख करोड़ जो है पैसा दे चुकी है भारत सरकार। ओके, तो वो पैसा कहीं और किसी काम में भी लग सकता था अगर यहाँ पर लैंडिंग प्रैक्टिसेस अच्छी होती सरकारी बैंकों की तो। ओके, तो ये जो है ना अभी एक्सट्रीमली कॉस्टली पड़ेगा अगर सही तरीके से कंपटीशन नहीं होगा सरकारी बैंकों के सामने। तो जैसे प्राइवेट बैंक कंपटीशन दे रहे हैं, तो इससे अच्छा खासा जब ना मतलब एक लिमिट पे रहेंगे सरकारी बैंक भी, किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, तो सही तरीके से प्रैक्टिसेस इनकी होंगी। और यहाँ पर डिस्कशन एक और यहाँ पर इसकी बात करें डीएफआई की, जो अभी भारत सरकार ने अनाउंस किया कि यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप किया जाएगा। तो इसकी भी यहाँ पर यही आशा लगाई जा रही है कि प्राइवेट बैंक्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो भी डीएफआई के साथ साथ जो है ना एक ऐसा फंड बनाकर चले और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ओके, तो फिर कंपटीशन होगा दोनों में, तो फिर अच्छे से कौन बढ़िया काम कर रहा है। तो अगर कंपटीशन जितना बढ़िया होगा उस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी भी सही तरीके से चलेगी। तो इन जनरल बात करें कि पॉलिसीज दैट इंक्रीज कंपटीशन बिटवीन बैंक्स इन इंडिया कैन इंप्रूव द लैंडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ईएसपीज। ओके, तो रिजल्ट यही निकलेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी बैंकिंग सिस्टम की, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर ज्यादा संसाधन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जो राइटर है, तो जावड़ेकर जो है ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में। चक्रवर्ती जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी यूएस में। और जो रामचरण है वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया यूएस में। तो 3 लोगों के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आगे यहाँ पर एक डाटा दिया गया है कि जिसमें ना, तो यहाँ पर एक क्लाइमेट कैंपेन ग्रुप है जिसका नाम यहाँ पर पॉसिबल करके नाम है। तो यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो जितनी भी टोटल फ्लाइट्स भारत में उड़ती है ना, तो उसके एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 1% लोग हैं जो कि 45% ऑफ फ्लाइट्स मतलब फ्लाइट्स में सफर करते हैं। सिर्फ 1% लोग पूरी आबादी के जितनी भी टोटल फ्लाइट्स उड़ती हैं भारत में, तो उसमें 45% हिस्सा उन्हीं 1% लोगों का होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बात करें किस तरीके से टैक्स वगैरह लगता है, जैसे चार्जेस वगैरह ज्यादा, तो ये चीजें इंपैक्ट कर रही हैं इस सब चीजों को। तो देखो, पॉपुलेशन शेयर रेड कलर में दिया हुआ है और यहाँ पर जो टोटल फ्लाइट्स का शेयर है ना किसी देश में, तो वो ब्लू कलर में दिया हुआ है। तो आप देखो कनाडा में 22% लोग हैं मतलब जो हवाई सफर करते हैं, तो उनका यहाँ पर जो टोटल फ्लाइट्स में शेयर है वो 73% है। मतलब कि आधे से भी ज्यादा जितनी भी फ्लाइट्स उड़ती है ना कनाडा में, तो उस उनमें से यहाँ पर 22% लोग यहाँ पर सफर करते हैं। ओके, तो वही बार बार सफर करते रहते हैं। तो इंडिया का भी देख लो, तो इंडिया का 1% है।
क्योंकि जितने भी यहाँ पर टोटल फ्लाइट्स निकलती तो उनका 45% यहाँ पर 1% लोग ही सफर करते हैं। ओके, तो ये सिनेरियो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, टोटल सपोज कर लो 100 फ्लाइट्स है ना, तो 100 फ्लाइट्स में थे 45 जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं, तो उनमें यहाँ पर एक ही बंदा जो सफर कर रहा है बार बार। तो ये इस तरीके से आप समझ लो। तो ये सिनेरियो है ओवरऑल भारत का। और अगर बाकी देशों से कंपैरिजन करें, यूके से, यूएस से, इंडोनेशिया से, तो कम है, काफी कम है, हम काफी पीछे हैं। और आगे न्यूज है ईटी मार्केट वाले पेज में से। तो यहाँ पर देखो फ्रंट पेज में जो न्यूज थी ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, तो उसके रिगार्डिंग में मैं एडिटोरियल 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेलिंग में, तो वही न्यूज आगे है। तो यहाँ पर अभी शुरुआत करते हैं ईटी मार्केट्स वाले पेज में। तो यहाँ पर कभी मत सोचे कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़कर चल रहा हूँ। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं सबको लेकर चलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। तो ईटी मार्केट वाले पेज में से यहाँ पर न्यूज, तो यहाँ पर पेटीएम, वीजा, मास्टर कार्ड और जो फोन पे है ना, तो अभी जल्दी से इनको इजाजत मिलेगी आरबीआई की तरफ से कि वो आरटीजीएस और जो एनईएफटी की जो पेमेंट्स होती है ना, तो वो कर पाए आने वाले समय में। तो ये देखो, अभी के लिए जो हमारे बैंक है ना, जो बैंक सिर्फ उन्हीं को अनुमति है कि वो आरटीजीएस और एनईएफटी की फैसिलिटी जो है ना वो दे अपने कस्टमर्स को। अभी इसको एक्सपैंड किया जाएगा, क्योंकि अभी डिजिटल पेमेंट का यहाँ पर जो मार्केट है ना भारत में, अभी डेवलप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी लगातार क्या है, लोग जो भी पेमेंट शॉपिंग वगैरह डिजिटल पेमेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो अभी अगर बड़ी अमाउंट करनी हो ना, तो वो टफ हो जाता है। तो बड़ी अमाउंट के लिए यहाँ पर आरटीजीएस की ऑप्शन होनी चाहिए और एनईएफटी की ऑप्शन होनी चाहिए, जिसके तहत कि यहाँ पर जो फिनटेक कंपनीज है, जैसे अब ये पेटीएम, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड जैसे ये फिनटेक कंपनीज है, तो इनको भी यहाँ पर सुविधा दी जाएगी आने वाले समय में आरबीआई के द्वारा। बहुत जल्दी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ना अप्रूवल दे दी जाएगी इनको। ओके, तो ये यहाँ पर कहना है जो यहाँ पर गवर्नर है शक्तिकांता दास आरबीआई के। ओके, तो यहाँ पर ये पेमेंट्स अलाउ करेंगे। ओके, मतलब कि जो कि कस्टमर्स का जो यहाँ पर दायरा है ना डिजिटल पेमेंट के मामले में, वो बढ़े। और साथ ही साथ ये भी करें कि आरबीआई बैंकों को यहाँ पर जो पेमेंट बैंक्स होंगे तो उनको भी अलाउ कहेंगे कि इंक्रीज करें जो उनकी यहाँ पर कस्टमर जो लिमिट, अकाउंट लिमिट की मैक्सिमम 2 लाख तक ये करें। पहले ये 1 लाख तक की अभी सिचुएशन लड़के 1 लाख तक की यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, तो अभी 2 लाख की लिमिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अभी समझो कि आरटीएचएस और एनईएफटी क्या चीज होती है। ओके, तो आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, तो देखो दोनों में फर्क समझो। अभी अगर आपने कोई भी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करनी है ना, तो यहाँ पर तो अगर बड़ी पेमेंट करनी है, 2 लाख से ज्यादा की अगर पेमेंट है, तो तब वो आप आरटीजीएस के हिसाब से अगर करोगे ना, तो वो पेमेंट ज्यादा सही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा समय नहीं लेती है। अगर आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आप करते हो ना, तो रियल टाइम मतलब कि मौजूदा टाइम में ही आपकी पेमेंट दूसरी जगह पहुंच जाएगी जहां पर भी आपने पेमेंट करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है या पौना घंटा लगता है कि दूसरी जगह आपकी पेमेंट पहुंच जाती है, अगर बड़ी पेमेंट करनी है। तो अगर आपने कोई छोटी पेमेंट करनी है, ओके, तो यहाँ पर एनईएफटी आप करवा सकते हो। ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इससे क्या है कि इससे यहाँ पर छोटी पेमेंट करोगे, लेकिन इसको समय लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रियल टाइम बेसिस भी फंड ट्रांसफर हो जाएगा, इसको समय लगेगा, 1 दिन लग सकता है, दो दिन लग सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर छोटी पेमेंट होती है एनईएफटी के थ्रू। तो यही चीजें अब यहाँ पर जो यहाँ पर पेमेंट जो फिनटेक कंपनीज हैं, इनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और अभी बात करते हैं इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से न्यूज है। तो यहाँ पर बात करेंगे जो पीएलए स्कीम ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो अभी इसके तहत कैबिनेट का परमिशन मिल चुका है कि जो यहाँ पर व्हाइट गुड्स का जो यहाँ पर दायरा है ना, जैसे यहाँ पर एसी वगैरह हो गया, एलईडीज वगैरह हो गया। ओके, तो अभी इसके चलते यहाँ पर पैकेज भारत सरकार अभी अभी दे रही है, जारी कर रही है। तो यहाँ पर 6,238 करोड़ मिलेगा एसीज के लिए, एलईडीज के लिए। 4,500 करोड़ यहाँ पर इस स्कीम के तहत मिलेगा फॉर सोलर सेल्स। और यहाँ पर 4 और यहाँ पर स्कीम जो भी यहाँ पर एडवांस स्टेजेस में यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। तो ये पीयूष गोयल जी का ये कहना है। तो पीयूष गोयल जी के पास कौन सा मंत्रालय है? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी इसका फायदा क्या होगा? देखो, अभी हाल ही में ना, अगर मैं बात करूं टेलीकॉम सेक्टर की, तो अभी टेलीकॉम सेक्टर में जितनी भी कंपनीज काम करती हैं, जो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स, जब मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही कंपनी निकल कर आई है। तो 15-16 कंपनीज हैं, इसमें भारतीय कंपनीज भी हैं, बाहर की कंपनीज भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर इंडिया में प्लांट लगाए हुए हैं। तो एक ही कंपनी जो है एलिजिबल हुई है यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत, जिनको की अभी सरकार पैसा देगी। क्यों? क्योंकि जो दायरा सरकार ने रखा था कि कम से कम 1 साल में इतनी प्रोडक्शन आपकी होनी चाहिए, इतने बड़े पैमाने पर आपकी प्रोडक्शन आपकी मोबाइल सेट्स की होनी चाहिए, तो उसको वो क्वालिफाई कर गया। तो ये कंपनी कौन थी? ये सैमसंग थी। सैमसंग कहाँ की कंपनी? सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन ये भारत में भी प्लांट लगाकर चलती है, क्योंकि प्लांट लगाकर प्रोडक्शन करती है बड़े पैमाने पर। तो कोई भी भारतीय टेलीकॉम कंपनी जो है इसमें एलिजिबल हो ही नहीं पाई। तो इसमें ऐसा होता है कि जब यहाँ पर जो दायरा सरकार ने रखा है, तो उसको आप एक्सीड कर जाते हो, इतनी प्रोडक्शन आप कर लेते हो, फिर उसी जो प्रोडक्शन की वैल्यू होता है ना, जितनी वैल्यू होती है, उसका 5 से 6% सरकार इंसेंटिव देती है उस पर्टिकुलर फर्म को। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर सरकार पैकेज जारी करती है। तो अभी ये
जो व्हाइट गुड्स का कैटेगरी है ना, तो एसी एलईडीज वगैरह हो गया, वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, तो अभी उसी के कैटेगरीज में भी ये अभी 6,238 करोड़ अभी भारत सरकार दे रही है। तो अभी ये पैसा जब देगी, इंसेंटिव देगी, तो यहाँ पर बात करें कि इससे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा बाहर से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस जो है ना व्हाइट गुड्स की कैटेगरी में लोग करेंगे। देखो सरकार इंसेंटिव दे रही है, अगर हम सही मायने में प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो देखो हमें फायदा होगा। तो सरकार को क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। ओके, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स का दायरा बढ़ेगा सरकार का, जितनी नई 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 फर्म खुलेंगी भारत में। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो है ना जुटा सकती है भारत सरकार। तो यहाँ पर तकरीबन 49,000 करोड़ की बात करें कि इतना रेवेन्यू भारत सरकार को आ सकता है, और साथ ही साथ 4 लाख के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो निकल कर आ सकती है। तो ये इंसेंटिव जो देगी सरकार, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10,000 मेगावाट के यहाँ पर इंटीग्रेटेड सोलर पीवी जो मैन्युफैक्चरिंग है प्लांट ये बढ़ेंगे, और डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगी 17,200 करोड़ के आसपास की, किनमें, सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है आपके सामने। तो ये हर एक चीज यहाँ पर डाटा के हिसाब से आपके सामने रखी हुई। तो अभी इस साल के बजट में ना टोटल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ जो है ना ये जारी अभी भारत सरकार करेगी, अलग अलग 13 की सेक्टर्स में, जहां पर ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इंसेंटिव देगी अलग अलग सेक्टर्स में। तो उन्हीं में से एक सेक्टर है ये व्हाइट गुड वाला सेक्टर। और आगे न्यूज है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से। तो यहाँ पर ना अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या किया था, हरियाणा सरकार ने एक कोटा बिल लेकर आई थी, कोटा ऑर्डिनेंस लेकर आई थी कि 75% जो नौकरियां है ना प्राइवेट क्षेत्र में, वो जो है किनको देनी होगी, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उन सबको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी होगी प्राइवेट सेक्टर में। ओके, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो अभी इसी के रिगार्डिंग ना फॉर्म्स में ये मतलब एक दुर्भावना अभी कह सकते हैं कि मतलब इस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट अभी पड़ना शुरू हो जाएगा हरियाणा वाली साइड में, जो गुड़गांव वाला एरिया है, फरीदाबाद वाला एरिया है, जहां पर दिल्ली एनसीआर के रीजन में जितना भी यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हुई है हरियाणा में। तो अभी जितने भी बाहर की कंपनी जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और भी इंडियन बहुत सारे जो एजुकेशन के रिगार्डिंग स्टार्टअप्स है, जैसे बायजूस हो गया, बहुत सारी कंपनीज है जिनके हेडक्वार्टर्स हैं गुड़गांव में। अभी वो क्या करती हैं कि क्या कर सकती है, अपनी कंपनी को शिफ्ट कर सकती है किसी और जगह में, मतलब हरियाणा को छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, कंपनीज कह रही हैं कि 67.3% जितने भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो उनकी सैलरी 50,000 से कम है। ओके, तो इतने एम्प्लॉयज तो सारे यही है, तो अगर वो भी हरियाणा से ही शुरू कर लेंगे, सभी को हरियाणा से ही मतलब अपॉइंट करेंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। मतलब जो दायरा है ना कि टैलेंटेड लोगों को चुनना है, तो वो दायरा कम हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि टैलेंटेड लोग ही जो है कंपनी के पास पहुंचेंगे। तो कोई भी बंदा क्यों हायर करेगा जो टैलेंट नहीं होगा जिसमें, तो उसको यहाँ पर मजबूरन अगर ऐसी एनवायरनमेंट बन जाएगा आने वाले समय में, तो वो छोड़ेगा ही उस जगह को। तो फर्म्स यही आर्ग्यू कर रही कि 22% जो हरियाणा के स्टार्टअप है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जुड़े हुए हैं, 20% यहाँ पर जो एजुकेशन कंपनीज है उसके रिगार्डिंग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कंपनीज को जरूरत होती है हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्किल्स की। ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि हम यहाँ पर लोकल लोगों से ही ये चीज हम अचीव कर ले, मतलब ये चीज हमें मिल जाए, ये टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट को, कि वो रिपील करें उस लॉ को। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टअप्स नहीं तो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी जगह पर। यहाँ पर टफनेस डिफिकल्टी वो पा रहे हैं कि जो नया लॉ बनाया गया हरियाणा सरकार की तरफ से वो गलत है। आगे यहाँ पर बात करें, सुजेस्ट लोअरिंग परसेंटेज ऑफ जॉब कोटा 10 to 30%। ये यहाँ पर सजेशन दी जा रही है कि आप 75% का टैग मत रखो, 10 से 30% रख लो। ओके, तो और रिड्यूसिंग सैलरी थ्रेश, मतलब 20,000 तक की आप जो है थ्रेश जो रखो, जैसे जो अभी आपने 50,000 का रखा है उसको 20,000 तक कर लो। तो ये फिर भी सही रहेगा। ये सजेशन कंपनीज की तरफ से दिए जा रहे हैं सरकार को कि आप ऐसा कर लो, 75% से नीचे आके 10 से 30% के बीच रख लो, और 50,000 से थ्रेश कम करके 20,000 तक कर लो, कि मतलब यहाँ तक के लोग जो है हम यहाँ पर हरियाणा से सिलेक्ट करेंगे। और 700 से ज्यादा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स गुरुग्राम में जो है ना अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर विच आर जस्ट अंडर 5 years old, मतलब जो कि अभी सिर्फ 5 साल पुराने हैं, 5 साल पहले जिनकी कंपनी शुरू हुई है। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें, जो ग्रो ऐप है, तो ग्रो ऐप मोबाइल फोन में आपने देखा होगा। देखो ये भी ना एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में बारे में आपको बताती है कि जब आप ऐप को डाउनलोड करते हो, पोर्टल खोलते हो, तो इसमें आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। सारी कंपनीज के पोर्टल खुल जाते हैं, क्या क्या रेवेन्यू चल रहा है, कौन मतलब कितना शेयर चल रहा है किस कंपनी का, सारी डिटेलिंग आ जाती है मोबाइल पे ही। तो ये कुछ देर पहले ये यहाँ पर ये शुरू हुई थी ग्रो ऐप। तो अभी इसको यूनिकॉर्न का टैग मिलने वाला है। अभी देखो ये अभी ना इसका 83 मिलियन अभी जो है ये अभी हासिल करने वाली, पैसा रेज करने जा रही है फ्रॉम टाइगर ग्रुप। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है नए स्टार्टअप्स में, तो ये नया स्टार्टअप ही है ग्रो ऐप। तो अभी ये यूनिकॉर्न बनने वाला है। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, मैंने बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, जिस भी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन को टच कर जाती है तो उसको हम टैग देते हैं कि वो यूनिकॉर्न है। ओके, तो यूनिकॉर्न अभी ये $83 मिलियन जो है रेज करने जा रही है, तो अभी इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को एक्सीड कर जाएगी।
ओके, तो अभी सीरीज डी फंडिंग के तहत ये पैसा जुटाएगी। तो सीरीज डी फंडिंग क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पिछली बार जो पैसा इन्होंने रेज किया था ना पिछले राउंड में, तो उससे यहाँ पर अभी कम वो पैसा कम होगा। ओके, वैल्यूएशन कम होगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो फंडिंग इन्वेस्टर से होती है उसको हम सीरीज डी फंडिंग यहाँ पर कहते हैं, इसका नाम देते हैं। तो टाइगर ग्लोबल जो है ना वो इन्वेस्ट करेगा ग्लोबल में 83 मिलियन यूएस डॉलर। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है कोलेटरल। तो कोई भी आइटम, ओके, जो कि यहाँ पर कंपनी यहाँ पर सबॉर्डिनेट या सप्लीमेंट, मतलब एक तरीके की प्राइमरी आइटम, मतलब किस तरीके से आप बैंक में लोन लेने जा रहे हो तो उसको आप लाइबिलिटी के तौर पर पेश करो कि मेरे पास ये चीज है। अगर मैं आपसे लोन उठा रहा हूँ ना, तो मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है, तो आप उसको रख लेना। अगर डिफॉल्ट हो जाता है, अगर मैं लोन नहीं चुका पाऊँ तो ऐसी आइटम, ऐसे एसेट को यहाँ पर हम कोलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज की जाती है जब ये लोन दे रहे होते हैं किसी भी बोरोवर को। और इसको सेकेंडरी स्पोनियर सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ओके, ये भी नाम याद रखें। तो यहाँ पर बोरोवर जो होते हैं, ओके, तो यहाँ पर किसी भी फॉर्म में, जैसे यहाँ पर लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो इसकी फॉर्म में यहाँ पर ना अपने एसेट को, अपने कोलेटरल को गिरवी रखते हैं। तो इसके पेपर्स जमा करवाने पड़ते हैं जब ये लोन ले रहे हों। अगर ऐसा लगे कि अभी जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी ना, जो प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब जो भी सैलरी वगैरह उसकी होगी, जहाँ जो भी उसका बिजनेस चल रहा होगा, ओके, उस बिजनेस में जितनी भी इनकम उसकी आ रही होगी, रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, तो अगर अगर लैंडर को लगे कि वो पर्याप्त नहीं, अगर कल को वो दिवालिया हो गया तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो उस चक्कर में फिर यहाँ पर कोलेटरल मांगा जाता है बोरोवर से कि आप हमें अपनी लैंड के कागजात या फिर बिल्डिंग के कागजात, जो है घर के कागजात वगैरह, वो सब दें, गाड़ी के कागजात वगैरह वो सब हमें जमा करवा दें। तो ये लैंडर एक्चुअली में कौन है? ये बैंक ही होते हैं ज्यादातर, जहां से पैसा उठाया जाता है। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो कि लैंडर डिमांड करते हैं जब प्राइमरी सिक्योरिटी इनफ नहीं होती है। अगर दोबारा से रिकवर करना हो लोन, अगर वो दिवालिया हो जाए, लोन डूब जाए, तो जैसे वही एनपीए वाली सिचुएशन बन गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाली सिचुएशन। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बने, कल को हम रिकवर भी कर जाए, तो इसलिए कोलेटरल लिया जाता है। ओके, तो इसमें भी ना बहुत धोखाधड़ी हो जाती है। जो लोन उठाता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लैंड, किसी लैंड के ऊपर लोन उठाया ना, तो लैंड का साइज ही इतना कम कर दिया जाता है, मतलब इस तरीके से, मतलब कि बैंकों को धोखा दिया जाता है कि मैंने तो सिर्फ इतने लैंड के ऊपर मैंने यहाँ पर लोन उठाया था। कि तो लैंड एक्चुअल में जो बाकी की लैंड होती है वो पहले ही बेच देता है बॉर्रोवर। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है अलग अलग दायरों में। तो इससे भी बैंकों को लॉस होता है, एनपीए फिर रिकवर ही नहीं हो पाता। तो कैसा लगा आज का आर्टिकल? फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें मुझे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।